भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास। जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ये आता है कि हिस्ट्री जो है उसमें डेट्स हमें ज़्यादा याद करनी होती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हमें सिर्फ वही डेट याद करनी होती हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, सभी डेट्स इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। तो भारत का इतिहास बेसिकली सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, हमें इतिहास का अध्ययन करने की क्या ज़रूरत है। इतिहास, अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास होता है। और हम इतिहास का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमने पास्ट में यानी अतीत में जो भी हमने गलतियाँ की हैं उन्हें हम दोबारा ना दोहराएं, और जो भी हमने अच्छी चीज़ें की हैं उनका प्रयोग हम आधुनिक तरीके से आधुनिक युग में उनका प्रयोग करें, अगर वह हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं तो अब हम देख लेते हैं। ये है भारत का इतिहास। इसे पहले हम देखेंगे इसका काल विभाजन। इस वीडियो में सबसे पहले हम आज इसका सिलेबस देखेंगे कि हिस्ट्री को हमें पढ़ना कैसे है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं, किस क्रम में पढ़ने हैं। तो ये है भारत का इतिहास। स्रोतों के आधार पर जो इतिहास है उसे 3 कालों में बांटा गया है, उसे 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा काल है आदि ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं इंग्लिश में। ऐतिहासिक काल, इसे हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। अब ये क्या है, इसको जानना है तो इसके लिए प्रागैतिहासिक काल क्या है। जो लोग पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, जहाँ तक है उन्होंने 10th में और 12th में पढ़ी होगी, अगर साइंस रही होगी तो 10th में पढ़ी होगी सिर्फ, तो उन्हें शायद इसमें थोड़ी दिक्कत हो, तो मैं समझाती हूँ। प्रागैतिहासिक काल, ये जो काल होता है इसमें हम इसका अध्ययन हम किस आधार पर करते हैं, तो इस काल का अध्ययन पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। इस काल का अध्ययन पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है, यानी कोई भी हमें लिखी हुई सामग्री, जैसे कि ये कॉपी है इस पर लिखा हुआ है, ऐसी कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है। पुरातात्विक साक्ष्य यानी पत्थरों के साक्ष्य मिले हैं हमें। और दूसरी चीज़, इस टाइम पर जो हमारा मनुष्य था, जो इंसान था, वो असभ्य था, क्योंकि तब मानव की उत्पत्ति हुई थी और बर्बर प्रकृति का था। यानी ये ऐसा काल है जब मानव की उत्पत्ति हुई थी और उसे कुछ नहीं आता था, ना लिखना ना पढ़ना। तो इस काल का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर होता है। लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, मनुष्य असभ्य और बर्बर प्रकृति का था। अब हम पहुँचते हैं आदि ऐतिहासिक काल पर। अगर हम आदि ऐतिहासिक काल पर पहुँचें तो इसमें क्या है, इस काल में हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। हमें दोनों प्रकार के साक्ष्य इस काल में मिलते हैं, लेकिन जो हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। जैसे कि ये कॉपी है और अभी अचानक से ये जगह जो है दब जाए और इसका बहुत वर्षों बाद उत्खनन हो, तो ये कॉपी उन्हें मिले, लेकिन वो इसे पढ़ नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए कि ये कौन सी भाषा लिखी हुई है। तो ऐसे ही पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को, उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक काल। इस काल में हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और इस काल में हमने इन साक्ष्यों को पढ़ा भी है। साथ ही साथ हमें विदेशी विवरण भी मिलते हैं।
यानी जो भी विदेशी भारत की यात्रा पर आए थे उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे वो भी हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। इस टाइम पर जो मनुष्य था, इस समय मनुष्य सभ्य बन चुका था। इस समय मनुष्य सभ्य बन चुका था। ठीक है, अभी इधर हम देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल 3 प्रकार का होता है, यानी 3 भागों में इसे फिर से बांटा जाता है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, इसे ये जो पुरा पाषाण काल है इसे हम अलग से टॉपिक को पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। क्यों आती है? क्योंकि इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, यानी यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। दूसरा वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में हमें वेद मिले हैं और हमने वेदों को पढ़ा भी है, तो फिर इसे क्यों रखा गया है? इसे इसलिए रखा गया है कि जो पांडुलिपियाँ यहाँ पाई गई हैं उन्हें नहीं पढ़ा जा सका है, इसीलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल है। और प्राग ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल ये पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। ऐतिहासिक काल में भी 3 विभाजन हैं। ये है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। यानी जब हमें स्रोत मिल गए थे लिखे हुए प्राचीन भारत में, तो वो हुआ प्राचीन भारत का इतिहास जो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक चलता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चलता है। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से आज तक यानी वर्तमान तक है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, ये ईसा पूर्व और ईस्वी, जो भी नए स्टूडेंट होते हैं उन्हें इसमें डिफरेंट नहीं पता होता है ये क्या होता है। तो ये है हमारा ईसा पूर्व, ये है ईस्वी। ईसा पूर्व हमने एक ऐसा समय माना जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब उस ईयर से पहले का जो टाइम था वो ईसा पूर्व कहलाया, और जो यहाँ के बाद का जो टाइम था, इसके बाद जितने भी वर्ष आए हैं वो कहलाए हैं ईसवी। और इससे पहले ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और यह है ईसा मसीह के जन्म के बाद। जैसे हमने जब हम 8th में थे तो देखा होगा एक ऐसा होता था 0, फिर इधर जाते हैं तो +1 +2 +3 +4, ऐसे इधर आते हैं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है। तो इसमें कौन सा बड़ा है, -4 बड़ा है या +4 बड़ा है? +4 बड़ा है। ऐसे ही जैसे कि हम देखते हैं जैसे ये 4 है और ये 1 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 4 है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो इनमें माइनस का 1 बड़ा है, ना कि माइनस का 4। वैसे ही 500 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व में 100 ईसा पूर्व बड़ा है, ना कि 500 ईसा पूर्व, क्योंकि हम इधर से इधर की तरफ लौटकर आ रहे होते हैं 0 की तरफ। जैसे 500 वर्ष पहले, 500 के बाद आएगा 400, 400 के बाद आएगा 200, 200 के बाद आएगा 100, 100 के बाद 50, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम 0 पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे 50 ईस्वी, फिर 100 ईस्वी, फिर 200 ईस्वी,
फिर 300 ईस्वी। तो हम जो चलते हैं इसमें उल्टी तरफ चलते हैं। जैसे कि किसी का जन्म हुआ है सन 2000 में, तो उसके बाद उसके एज कैसे काउंट होगी, 2000 से 2020 चल रही है, तो ये ऐसे क्रम जाएगा। लेकिन इधर हम देखेंगे तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 500 ईसा पूर्व में, तो उसके बाद वो 600 की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा इधर 0 की तरफ। तो अगर उसका जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ है तो उसकी मृत्यु 400 ईसा पूर्व में होगी, ना कि 600 ईसा पूर्व में। मुझे लगता है कि ये बात सबकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमने देख लिया था इतना हम देख चुके थे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत का इतिहास। तो हम सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसके लिए ये यहाँ मैंने लिख रखे हैं टॉपिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। यानी जो हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं उसको जानने के लिए हमारे पास क्या स्रोत हैं, किन स्रोतों के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में कुछ ऐसा हुआ था। क्योंकि उस समय के व्यक्तियों के पास ना तो समाचार पत्र थे, ना ही टीवी थी, और ना ही उन्होंने ग्रंथ लिखे थे जो हम आज पढ़ के बता सकें कि पहले क्या हुआ था। तो ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। हालांकि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो साहित्यिक स्रोत भी आएंगे जो लिखे हुए होंगे, उनके आधार पर हम बताएंगे। तो ये मैंने गलत लाइन बोल दी कि लिखे हुए नहीं थे, लिखे थे। दूसरा आता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे दूसरा। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम वैदिक काल। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। पांचवा हम पढ़ेंगे मगध वंश। मगध यानी ये जो मैं एक ओवरव्यू देती हूँ, मगध महाजनपद काल। पहले जब ये हमारा भारत छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था, तब एक जनपद का नाम था मगध। वो मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, और वहाँ पर जो वंश हुए थे, जो राजा हुए थे और राजाओं के द्वारा जो वंश चलाए गए थे, उनके नाम है ये, इन्हें भी हमें पढ़ना है। बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, उसके बाद से शुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो ये हो गया हमारा मौर्य काल, और इन वंश में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली वंश होगा वो होगा मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को हम अलग से पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बाद जब मौर्य वंश का पतन होगा और छोटे छोटे राजाओं द्वारा अपने राज्य पर अलग शासन किए जाएंगे, तो फिर आएगा मौर्योत्तर काल, और फिर उसके बाद आएगा गुप्त काल, यानी एक बार फिर से संगठन। उसके बाद जब गुप्त काल का पतन होगा तब फिर छोटे छोटे राजा उभरेंगे और अपने राज्य को अलग स्वतंत्र बना लेंगे, फिर हो जाएगा वो गुप्तोत्तर काल। फिर हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन काल। इस प्रकार से हम अपनी प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त करेंगे। और इसमें ये टॉपिक भी रह गए हैं, धार्मिक आंदोलन आएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। जब महाजनपद काल था तो वहाँ उस दौरान सुना होगा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इन्होंने अपने अपने धर्म चलाए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये धर्म भी हम देखेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था कि कैसे हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग वे में अगर पढ़ी जाए तो वो अच्छी है, लेकिन अगर हम इसे पहली बार पढ़ते हैं तो ये जाहिर सी बात है, अगर हम इसे पहली बार पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत कठिन लगेगी। लेकिन अगर हम एक दो बार उसे फिर से रिवाइज़ करेंगे तो वो हमारे बिल्कुल समझ में आने लगेगी। तो ये ओवरव्यू था, और इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास हमारी होगी प्रागैतिहासिक काल से, और ये इसमें साथ ही हम स्रोतों को भी देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के क्या स्रोत हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है।
अगला वीडियो में हम पहली क्लास करेंगे।